Friends, in connection to our previous discussion on Saturday, we have one more program, and this is our RRR. Coincidentally, one good poem of Uma Shankar Joshi was played on our TV on that day, and we enjoyed a lot. But we forgot that we have our own prayer, Parvat Tara Pahoda Khamba. So let us start the program with another beautiful prayer, and actually the song which inspired us and which is very beautiful into our program of 3RR, how to reduce, and let us have a gratitude to this all the things around us. So our Gujarat Medium students are ready to start our prayer. Prayer start. Parvat Tara Pahoda Khamba Sarvar Tari दोस्तों यही स्टेज पर स्कूल की पूरी हिस्ट्री बताते हुए बुक का अनवेलिंग हुआ था, केडाविनो कर्मयो। वो हमारे हरेश भाई से ज़्यादातर दोस्त परिचित हैं, बाकी के दोस्त हरेश भाई जैसे बात शुरू करेंगे ऐसे आपको पता चलता जाएगा। एक अपने आप को टीचर कहते हैं और पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं कि राइट साइड पर जीना बहन और लेफ्ट साइड पर वीरेन भाई। आज जैसे श्रवण अपने माता पिता को किस तरह से यात्रा करवाते थे, ऐसे ही उनके स्टूडेंट आज उनके पूरे जहां ले जाना है वहां उनको लेकर घूमते हैं। उनके साथ कैसा एसोसिएशन रहा होगा एक स्टूडेंट टीचर का, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन इसके पहले टीचर ने जो किया होगा तभी तो ऐसी उनको मोटिवेशन मिला कि मेरे टीचर के लिए कुछ करें। तो आज तीनों हमारे साथ है, हरेश भाई और उनके स्टूडेंट जीना बहन और बीरेन भाई, और दोनों पति पत्नी हैं, आज अलग बैठे हैं और ये निमित्त हुआ है और अपनी बहुत सारी बातें बाद में करेंगे। उन्होंने अपने सर के लिए एक बढ़िया से किताब बनाई है, वो कभी आपको हम दिखाएंगे, और करीबन 500 प्लस कॉपी सर आपने बेची होगी या ज़्यादा गिफ्ट की है। 1000 बुक अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं लेकर आए क्योंकि आई डोंट वांट टू गो इन एनी फॉर्मेलिटी। हरेश भाई की सेकंड लालू अक्षय पात्र, आप प्लीज एटलीस्ट लाइब्रेरी में जाकर राजू बहन को ऐसा पूछना
के वाल्नु अक्षर पात्र हिंदी टीचर दराली देना जो कन्नड़ अंडरस्टैंड गुजराती। आप एक बहुत मेरे पास भी एक कॉपी है। आई थिंक जिन्होंने उनको लेटर लिखा सबको उन्होंने एक कॉपी दी है। मैसेज भेजा हुआ सिर्फ मैसेज भेजना था। और घर पे सो दोस्तों बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट तैयार करने के लिए ऐसे हरीश भाई बनना पड़ता है, वही उनका परिचय है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ एमडी स्कूल साथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हरीश भाई को आज यहाँ तक ले आने में उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज जब हम मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जिनकी गांधीयन फिलोसॉफी में हरीश भाई मानते हैं, और आज ऐसी ही उनकी किताब उनके प्रपौत्री नीलम परीख ने लिखी है, वो हम आपको दे रहे हैं। प्रपौत्री जीना बहन हरीश भाई को लड़ती भी है और उनका संभाल उनकी केयर भी करती है। बहुत सारी जगह पर उनका बहुत बड़ा रोल है हरीश भाई के, उनके हर एक चीज को यहाँ हमारे तक लाने में। जीना बहन ऑन बिहाफ ऑफ एमडी स्कूल मैं रीना बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीना बहन को स्वागत करता हूँ। वीरेन भाई तो कंप्यूटर के डॉक्टर हैं, लेकिन हम उनको एजुकेशन के डॉक्टर का स्टेटस्कोप दे रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम जो ये पूरा रिसाइकल का थीम पर जो हमारा प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो बात करने वाले हैं, और उसके लिए हम बहुत सारी चीजें तैयार रखी हैं। यही काम वीरेन भाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो कंप्यूटर, जैसे हम भी मोबाइल नया लेने के बाद जो पुराना मोबाइल दे देते हैं, उसको रिफर्बिश करके फिर से लोगों के हाथ में रखने का काम वीरेन भाई करते हैं। लास्ट टाइम भी पता था, लेकिन इस बार हमारी जिनल मैन ने हमें थोड़ी हेल्प की कि वीरेन भाई क्या कर रहे हैं, वो हमें पता चला। तो मैं उनसे भी बाद में रिक्वेस्ट करूंगा हरीश भाई के लेक्चर के बाद कि हमें कुछ ज़्यादा बताएं। हरीश भाई इज योर टर्न टू हमारे सब दोस्तों को बताइए कि किस तरह से रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं। बहुत सारी बातें की हैं। हम सोसाइटी को गाली देते हैं कि सोसाइटी ऐसे, लेकिन सोसाइटी मीन्स व्हाट? तो हमारे से शुरुआत करें कि हम यहाँ बैठे 150 लोग समझ जाए कि ये 3 चीज नहीं करेंगे तो अच्छे पर्वत भी नहीं देखने मिलेंगे और गंगा भी पॉल्यूटेड हो जाएगी। आज खास थोड़ी मेहनत करके अच्छी तरह से नहीं हो सके, लेकिन ये हमारी प्रेयर सच्चे अर्थ में सार्थक तभी हो सकती है जब तक हम खुद जागरूक ना हो। तो जो जागरूक हो चुके हैं, ऐसे हरीश भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमें एड्रेस करिए, और जब आप थक जाए तो हम वीरेन भाई को रिक्वेस्ट करेंगे। सुबह में आप क्या बोले थे? अभी आप शादी कर सकते हैं ऐसा बोले थे। नहीं थका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आज्ञा की कि हिंदी में बोलना। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है बोलने का, आपको सुनने का प्रॉब्लम होगा। और अगर मेरे लेक्चर के बाद आपकी हिंदी बिगड़ जाए और नौकरी चली जाए तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों मैं भूलता जा रहा हूँ। इसलिए लैंग्वेजेस मेरी बहुत बिगड़ रही है। इसलिए मुझे डर लगता है, इसलिए थक गया हूँ कि हिंदी में बोलना पड़ता है। जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मेरी कोई भी बात प्रैक्टिकल नहीं होगी। प्रैक्टिकल बात वो वीरेन बताएगा। मुझे 1 घंटा दिया गया है, उसमें से आधा घंटा उसको मैं डोनेट करूँगा। और दूसरी बात है कि हमें यहाँ से सूरत भागना है। सूरत में हमें 3-4 बजे पहले पहुँचना है। वहाँ मेरा दूसरा लेक्चर है विंग्स ऑफ फायर पर, इसलिए भी कुछ थोड़ा बोलूँगा। मैं लेक्चर करूँ इससे पहले मैं टिपिकल टीचर हूँ। वैसे तो था, पर टीचर कभी था नहीं होता है, टीचर है ही होता है।
एड्स के जंतु का विनाश हो सकता है, लेकिन जिसको टीचर का जंतु घुस गया वो कभी भी नहीं जाता है। अगर उसकी चिंता पर भी कुछ अच्छा नहीं होता तो ऐसा करो बोलेगा। और टीचर का लक्षण, सच्चा टीचर का लक्षण वो है कि वो लेक्चर नहीं देता है, क्वेश्चन करता है। लेक्चर करता है वो कथाकार होता है, मुरारी बाबू। क्वेश्चनिंग करता है वो टीचर है, और क्वेश्चन खड़ा करता है वो कर्मचारी होता है। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो 3 शब्द है उसके बारे में आप सभी का मन में क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 3 वर्ड्स? कौन जवाब देगा? यस, बैठो बैठो, पहले खड़े हो जाओ, सब देख सके कौन बोल रहा है, बाद में बैठ जाओ। रिड्यूस मीन सर, हम जितना यूज कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ क्लोथ्स। पहले हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कहते थे हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, और मेरे हम पास उन्हीं आज से भी शादी भी उसी में हो जाते थे। कहीं जाना होता था तो दिस टाइम वी आर यूजिंग टू मैनी क्लोथ्स, टू मैनी एसेसरीज। तो हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो यूजेस में रिड्यूस करें, रीयूज जितना हो सके। बहन भाई के कपड़े पहले पहनते थे, अब नहीं पहनने लगे हैं लोग, रीयूज भी कर सकते हैं। घर से हम शुरुआत कर सकते हैं ये 3 आवर्स की। रिसाइकिल, अपने घर का वेस्ट मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ये हम कौन है? हम ईच एंड एवरी वन सर। तो मैं बोलना चाहिए ना। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में सर थोड़ा हम बोलने की हैबिट है। हम शब्द क्या है कि इसमें जवाबदारी नहीं है। वी द पीपल। रिफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम आई। सो कभी भी बोलना तो मैं बोलना, हम नहीं बोलना। ये गुजराती में हिंदू इंसान रमत है, खो खो। ये खो खो है, कौन करेगा? खो। अच्छा, दूसरा किसी का कोई कॉन्सेप्ट? हाँ, यस। धरती की कैपेसिटी होती है, तो हमें अपना हमें नहीं, मैं बोलूँ इतना ही करना है जितना कि धरती एब्जॉर्ब कर पाए। सो हमारा हम ह्यूमन काइंड का, मानव जाति का, जो हम जितना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें रिड्यूस भी करना है और उसको रीयूज करना है, और उसके बाद कम से कम जनरेट हो वेस्ट। ओके, एनीवन एल्स? यस। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खरीदी करनी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना ही लोग रिड्यूस करना ही ना पड़े, रिसाइकल करना ही ना पड़े। पहले वेस्ट करो, बाद में बेस्ट करो। पर बेस्ट करने के लिए वेस्ट कंपलसरी है, ये सोचना है। और इंडियन फिलोसॉफी, मैं तो थियोरिस्ट हूँ, प्रैक्टिकल वो बैठा है, मैं तो थियोरिस्ट हूँ। इंडियन फिलोसॉफी इसके बारे में क्या कहती है आप जानते हैं? पुरानी और नई दोनों। उपनिषद का एक अद्भुत श्लोक है, आपने सुना है, आप जानते भी हो। इसके रेफरेंस में वो है, आप शायद नहीं जानते हो। ईशावास्य का एक श्लोक है, पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम इदं सर्वम। वो पहली लाइन है। दूसरी जो लाइन है, तेन त्यक्तेन भुंजेताः, त्याग कर भोगना चाहिए। हिंदुस्तान की फिलॉसफी पर मिनिमम की फिलॉसफी है, कैसे मिनिमम में हम रह सकते हैं। मैं जब 15-16 वर्ष का था तब मैंने गांधी का एक सेंटेंस पढ़ा था जो आज तक मुझे प्रिय है। आप कितनी कम वस्तु से जी सकते हैं इसका प्रयोग कीजिए, कितनी कम वस्तु का। गांधी जी के एक शिष्य थे
खान अब्दुल गफ्फार खान, वो जब 1970 में इंडिया आए और प्लेन में से नीचे उतरे, तब उसके बगल में एक ही वस्त्र था। ऑफिसर्स ने पूछा कि आपका सामान कहाँ है, वहाँ का है। 2-4 नौकर खड़े थे सामान लेने के लिए, वो सब सामान उसके बगल में था। गांधी जी जब किंग जॉर्ज को मिलने गए 1931 में, तब एक पोतली और एक साल थी। राजा ने कहा कि ऐसे ड्रेस में मैं गांधी को आने नहीं दूंगा महल में। तो गांधी ने कहा मुझे नहीं आना है, आपके लिए मैं चेंज नहीं हो सकता हूं। फिर भी उनको बुलाना पड़ा और बाद में राजा ने कान में कहा कि इतना ही ड्रेस क्यों पहना है। राजा के सेक्रेटरी ने पूछा कि इतना ही ड्रेस क्यों पहना है, तो कि मेरा पूरा ड्रेस राजा ने पहन लिया है। प्रॉब्लम क्या है, ये रिड्यूस वगैरह का प्रॉब्लम क्या है, ये मूढ़ीवाद की समस्या है। कैपिटलिज्म, वी आर सफरिंग ऑफ द बिगेस्ट डिजीज, कैपिटलिज्म। जब तक हम छोटे थे तब, मैं बेड़े की तरह बात करता हूँ, हमारे जमाने में अधिक, पर जब उन्होंने भी कहा कि आगे जमाना ही ऐसा था और लोगों के पास पैसा भी नहीं था, तो कम से कम वस्तु से चलाते थे सब। हम जब पास होते थे 6 में 7 8 में, तो मुझे याद नहीं है कभी भी मैंने नई बुक्स ली हो अगले स्टैंडर्ड की। सेकेंड हैंड बुक्स ही थी, और हमारा बुक स्टोर में भी सेकेंड हैंड बुक्स भी मिलती थी, कभी नई नहीं मिलती थी। और अगले वर्ष में जो नोट थी 7-8, उसके जो पेजेस बनते थे उसको काट काट कर एक नई नोट हम बनाते थे, और वो रफ नोट के लिए सब काम करते थे। कॉलेज में मैं जब था, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस था, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी टेक्स्ट बुक खरीदी हो। कॉलेज में एक मित्र हो हमारा, उसकी टेक्स्ट बुक हम ले लेते थे, मैं ले लेता था। वो नौकरी करता था, इसलिए 11 बजे मुझे वो टेक्स्ट बुक देता था, मैं नौकरी नहीं करता था। घर जाकर हर रोज 5-7 पेज में लिख लेता था नोट में, और शाम को उसको वापस दे आता था। मेरी नोटबुक में से मेरा फ्रेंड रात को लिखता था। 300 पेज की बुक टोटली हम हैंड रिटन बुक में रखते थे, और बुक की कीमत थी 11 रुपया। आज जैसे नहीं थी 400-500 रुपया, ओनली 11 रुपीज टेक्स्ट बुक, इतनी जाती। फिर भी हम लिखते थे एक ही थॉट, मेरे फादर पर मेरा कुछ भी बोझ न होना चाहिए। वही केयरिंग, कि हम देखते थे कि हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रगल करते थे। मेरा फादर का पे 150 था, लास्ट पे 150, जो आज बच्चों पिज्जा खाते हैं, एक पिज्जा, वो टोटल पे था। इसलिए रिड्यूस वगैरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम ऑलरेडी रिड्यूस्ड थे, हम खुद रिड्यूस। रिसाइकल कैसे करना वो हमारा स्वप्न था। आज जो मूढ़ीवाद है, आज प्रॉब्लम क्या है, हमारे जमाने में जो बड़े हुए वो साइकिल की मांग करते थे तो पेंसिल मिलती थी। आज बच्चा पेंसिल का थॉट करता है तो साइकिल मिलती है, मांगता भी नहीं है। अभी थॉट शुरू हुआ है कि मुझे पेंसिल चाहिए, और माँ बाप उसको स्कूटर दे देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। वो भी एक्सट्रीम था, ये भी एक्सट्रीम है। वो एक्सट्रीम कंपल्सरी था, पैसे नहीं थे। 90% लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, इसलिए सब अछत में बड़े होते थे, अभाव में बड़े होते थे। वो जो अभाव में बड़े हुए
उसको लगा कि मुझे जो नहीं मिला है वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, और वो बच्चे को पूछता भी नहीं है कि तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना मांगे दे देता है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए आज बच्चों में या यंग जनरेशन में जीरो टॉलरेंस आ गया है। 1 मिनट लेट हुआ कुछ भी तो सीधे यहाँ चाकू लगा देते हैं, आप पढ़ते हैं। जीरो टॉलरेंस। वे 2 मिनट मोबाइल हाथ में से ले लो वो भी गुस्से हो जाता है और आत्महत्या कर देता है। ये प्रॉब्लम हो गया है। पर बेसिकली ये प्रॉब्लम बूढ़ीवाद का है। यूज एंड थ्रो जो फिलोसॉफी है हमारी नहीं, अमेरिका की, हम तो उसको एडॉप्ट करते हैं। ये जो यूज और थ्रो की फिलोसॉफी है, इसमें से ये प्रॉब्लम हुआ है। हमारा तो अभी भी 40% लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अभी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ ये प्रॉब्लम भयंकर है, क्योंकि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कार भी फेंक देते हैं। हम तो मोबाइल मान फेंकते हैं, वहाँ तो कार भी फेंक देते हैं, सब फेंक देते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ और इसलिए ये उसका सॉल्यूशन करने चला है। लेकिन सामूहिक क्या होगा वो तो मैं नहीं जान सकता हूँ। लेकिन मान लो कि इधर हम अपने 50-60 लोग बैठे हैं, और अगर हम तय करें कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, तो भी 60% तो सुधार होगा। हमारा क्या है कि हम कथाकार के प्रजा है, उपदेश देने वाले प्रजा है। हम उपदेश को सत्य मानते हैं। मैंने कहा सत्य बोलो, धर्म आचरण करो, वैसे मैंने कहा बस मैंने ट्रेनिंग दे दी। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये उपदेश है। क्लास में भी हम उपदेश देते हैं, गाइडेंस नहीं देते, उपदेश देता है, डू एंड डोंट्स। इसके बदले ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को। इवन इसके बैग में भी कितना होना चाहिए वो भी तय कर दे। कितना नोट का यूज करना चाहिए, कितना पेंसिल का यूज करना चाहिए, कितना किसका यूज करना चाहिए, वो पल पल की ट्रेनिंग है। इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ अवेयरनेस। ये तो माध्यम है, लेकिन कोई भी बात हकीकत में अवेयरनेस की ट्रेनिंग है। ये सब प्रॉब्लम किसके कारण है? 2 कारण का है। एक अज्ञान का परिणाम है और दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस का कारण है। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट बदल गया है। अवेयरनेस मेरा सब्जेक्ट बदलता है। मैं 50 वर्ष से शिविर चलाता हूँ। पहले मैंने कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना उस पर शिविर किया। बाद में मालूम हुआ कि कॉन्फिडेंस अगत्य की वस्तु नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है उसका ये भी सवाल पूछना चाहिए कि क्यों कॉन्फिडेंस। पहली दौरान से BA BSc तक रोज टीचर कहता है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर भी रिजल्ट तो 50% आता है। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ता है, इस पर हमने सोचा। और लकीली हमको एक उस समय बुक मिल गई, जिस बुक का नाम था साइकोसाइबरनेटिक्स। इट्स अ वेरी गुड बुक। मैक्सवेल करके एक लेखक ने ये बुक पढ़ी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि 90% लोगों की सेल्फ इमेज डाउनवर्ड है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, जो सेल्फ इमेज है वो प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए हमने सूत्र बनाया है कि सेल्फ इमेज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इक्वल टू परफॉर्मेंस इक्वल टू रिजल्ट। जैसी सेल्फ इमेज वैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैसा परफॉर्मेंस, वैसा रिजल्ट। और स्कूल में 15 जून से कहता है कि 10th में 100% आना चाहिए। अरे सेल्फ इमेज नीचे और 100% रिजल्ट हो ही नहीं सकता। सेल्फ इमेज बढ़ाओ, रिजल्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमने शिविर का मुद्दा चेंज किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आ गए, सेल्फ इमेज पर आ गए। कुछ वर्षों से ऐसा मालूम पड़ा कि सेल्फ इमेज क्यों नीति है।
पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, तो कि सेल्फ इमेज नीची है। अब प्रश्न हो सेल्फ इमेज क्यों नीची है, और इसका जवाब कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सका, लेकिन हमारी जो फिलोसॉफी है वेदांतिक फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद, અને इसकी जो कमेंट्री दी है स्वामी विवेकानंद ने खास करके, और अभी आप अगर YouTube देखते ही होंगे, इसमें अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि YouTube में स्वामी सर्वप्रियानंद जी करके लेक्चर्स देते हैं। स्वामी रामकृष्ण मिशन न्यूयॉर्क सेंटर का हेड है, उसके लेक्चर आप पढ़े, मेरा वो प्रिय है। वो यही वेदांत की बात करते हैं, और वेदांत में अगेन जैन तत्व ने भूंजी था ये मेन चीज है। क्यों जैन तत्व ने भूंजी था, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब ये जो है वो ईश्वर है, और जो ईश्वर है जिसको हम मानते हैं वो पूज्य भाव से उसको देखना चाहिए। हम मूढ़ीवाद के कारण ग्राहक की दृष्टि से तब देखते हैं, वी आर लुकिंग एज अ कंज्यूमर, और इंडियन फिलोसॉफी कहते हैं नो, एवरीथिंग इज सेक्रेड, और सेक्रेड वो है कि जिसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसलिए जैन तत्व ने भूंजी था। એટલે अब हम जो शिविर करते हैं, अब तो खास नहीं करते हैं क्योंकि जनरेशन बदल गई, किसी को भी शिविर में रस नहीं है, आते हैं तो भी मोबाइल सुनने नहीं देता है। फिर भी जहाँ भी हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेक्चर्स में जाते हैं, तो वही बात करते हैं कि भाई सेल्फ इमेज क्यों नीची है। इसका कारण ये है कि मैं कौन हूँ वो बात कोई जानता नहीं है। हमारी जो अपना पहचान है, जो हमको समाज ने दी है, वो टोटली रॉन्ग है। हम मानते हैं, पहली तो सूचना है कि या तो आप स्त्री हो या तो पुरुष हो। वेदांत कहता है यू आर नाइदर स्त्री नॉर वुमन, अब मैन, कुछ नहीं है, यू आर ए कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस वो अलग बात है। मैं इस पर काम करता हूँ, मेरा आखा टोटल थिंकिंग चेंज हो गया है, इसलिए ऐसे विषयों पर मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। या तो मैं वेदांत पढ़ता हूँ या तो मैं थ्रिलर पढ़ता हूँ। अभी आपकी मैं जॉन ग्रिशाम की 5-7 बुक देख कर आया हूँ, हॉट हो गया हूँ। अभी इस उम्र में वही हॉट कर सकती है मुझे, तो इसलिए ऐसे विचार, इसलिए जब रामसुर भाई ने मुझे कहा कि ये विषय ऊपर बोलना है, तो मैं तो मेरा तो ये विषय है नहीं, और मेरे पास अभी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मेरी वाइफ इतनी ठीक हो गई है कि मैं भी रिड्यूस हो गया हूँ इसके कारण, और वहाँ आने वाली ट्रिप पर मैं नहीं ले आ सका हूँ। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये सब प्रॉब्लम मूढ़ीवाद का है। इंडियन बेसिकली फिलोसॉफी मूढ़ीवाद की नहीं है। इंडियन फिलोसॉफी मिनिमम में मानती है, मूढ़ीवादी फिलोसॉफी मैक्सिमम में मानती है। यूज एंड थ्रो फिलोसॉफी है हमारी, यूज एंड थ्रो बेसिकली नहीं। अभी तो हम गुलाम है वेस्ट के, इसलिए वो जो सोचते हैं वो ही हम सोचते हैं, सच्चा है झूठ है वो हम नहीं मानते। उसने कहा है बस करना, लाइक जिसको मोबाइल में कहते हैं। तो सोचना ये है कि कितने मिनिमम से हम जी सकते हैं, वस्त्रों में, इवन विचार में, खाने पीने में। जिसको गीता में एक उसका श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। બધું सब युक्त, जिसको बुद्ध समत्वम कहते हैं, वो समत्वम मिनिमम, उसका जब सोच, ये पहले सोच है कि कैसे सोचना, फिर जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आपको हो जाएगा। वेदांत में जिसको कहते हैं कि 3 प्रोसेस में से पता रहना होगा, पहले श्रवण करो, बाद में मनन करो, बाद में निधिध्यासन करो। हम श्रवण और के स्टेज में आते हैं,
मनन में कम आते हैं, निधि से का प्रॉब्लम नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। बच्चों के साथ हर रोज हर एक मुद्दे में, मैथ्स हो, गुजराती हो, हिस्ट्री हो, कोई भी, जब जब हम पढ़ाए तब तब सभी जगह ये प्रॉब्लम की चर्चा करनी चाहिए। न हो तो स्पेशली उसको उठा कर कोई प्रॉब्लम, हर रोज बच्चे के सामने ये 3 शब्द आना चाहिए। और उपदेश नहीं, बच्चों के पास कहना चाहिए चलो आपके पास क्या उपाय है, आपका ये 3 में आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसको रियलाइज कराओ, उसको अवेयर करो कि उसके घर में क्या ये रिड्यूस का प्रॉब्लम है, क्या वेस्टेज का प्रॉब्लम है, कैसे है, माँ बाप के भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ उसको अवेयर करो कि अपने घर में ही, अमेरिका में क्या हो रहा है नो प्रॉब्लम, मेरे घर में क्या हो रहा है, इतना अवेयर करो, इतना अवेयर करो कि वो जग जाए, उठ जाग मुसाफिर गोर में, खुद के लिए सोचने लगे, खुद के लिए हर रोज ये डेली टीचिंग का सब्जेक्ट बनना। ऐसे बच्चों को ऐसे अवेयर करो, ऐसे अवेयर करो, हर एक सब्जेक्ट में अवेयर करो। अगर कोई प्रवृत्ति करनी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो भी ऐसी कि यही 3 शब्द उसके सामने आए, निबंध हो के इलोकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ड्रामा बनाना हो तो भी इस पर ड्रामा बनाए। हर रोज कैसे जायरात हमको हर रोज फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, मैं भी लगाता हूँ, मुझे खबर है कुछ नहीं होता है फेयर एंड लवली, पायलट की नौकरी नहीं मिलेगी मुझे मालूम, या एयर होस्टेस की, फिर भी मैं लगाता हूँ। क्यों कि हर रोज 1 मिनट मेरा पर हुमला होता है कि फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, लक्स साबू। तो वही ट्रिक बच्चों के सामने करनी है, वही ट्रिक। अगर नोटिस बोर्ड पर है तो वहाँ वही है, आज का सुविचार वही है, टीचर कोई बात करता है वही है, हमला। जायरात के एडवर्टाइज के बारे में एक शब्द है कि एडवर्टाइज क्या है, तो इसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैकलुहान और कोई है कि एडवर्टाइजमेंट आर हिडन परस्यूएडर्स, हिडन परस्यूएडर्स, गुप्तता से आपको समझाती है कि फेयर एंड लवली लेना पड़ेगा या लक्स साबू से ही नहाना पड़ेगा, देखो करीना नहाती है या फलानी आलिया नहाती है तो आपको भी नहाना पड़ेगा। भाई आलिया को 2 लाख रुपया मिलता है और साबू मुफ्त मिलता है और वो नहाती भी नहीं है, तो हमको दिखाती है, हिडन परस्यूएडर्स है। तो हमें टीचरों को भी हिडन परस्यूएडर्स बनना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपर्टाइज है वो टीचर को लगानी पड़ेगी, और प्रभाव तब पड़ेगा जब हम ऐसे जीते होंगे, अदरवाइज प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचरण जिसको कहते हैं, मैं अगर सादाई से जीऊंगा तो ही मैं प्रभावित कर सकूंगा। कितने नेता साधु प्रवचन करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई सुनता नहीं है। मेरे एक मित्र से, इसने एक भी मोरारी बापू की सभा नहीं छोड़ी है, सभा न कैसे गए, कथा, हर एक कथा में वो जाते थे, अरे मैं कभी नहीं गया हूँ, इसलिए मेरे पर गुस्से होते हैं कि आप पापी है, क्यों नहीं जाते मोरारी बापू में। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि आप हर रोज मोरारी बापू का रामायण सुनते हैं, मुझे उसका सार कहिए, रामायण का सार क्या है। तो उसने जवाब दिया कि उस कथा में जो छाछ मिलती है, अरे वो छाछ पीने जाते, कथा सुनने नहीं जाते। 90% पीपल छाछ पीने जाते हैं। विपस्सना में मैं एक बार गया तो मेरे पास जो भाई बैठे थे वो 70वीं बार विपस्सना में आए थे। सबने कहा देखो 70वीं बार विपस्सना कर रहे हैं, इज टोटली फ्री में। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप पापी है सब, मैं तो पापी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके पास गया, मैंने पैर छुआ कि आप 70वीं बार यहाँ आए, बुद्ध ने भी नहीं 70 बार किया है जिसको विपस्सना, आप
मुझसे महान है तो ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी मर गई है और मेरी पुत्र वधू है जो मुझे खिलाते नहीं है, और ये विपश्यना में बहुत अच्छी खिलाते हैं, इसलिए आता हूँ, इसलिए 70 बार से आता हूँ। एवरीवेयर इज सेम। जहाँ तक एक्सपीरियंशियल नहीं होगा, आचरण युक्त नहीं होगा, क्यों गांधी आज भी हमें पसंद है, विमला ताई आज भी हमें पसंद है, विनोबा ने एक बोला और सबने करोड़ों एकड़ जमीन दे दिया, क्यों दे दिया? He was speaking from the heart, और वो ऐसे जीते थे। इसलिए इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, कोई प्रश्नोत्तरी होगा तो जवाब दूंगा मैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये हमारी साइकोलॉजिकल कहो, मेंटल कहो, थॉट की कहो, गुलामी है। हम हिप्नोटाइज हो गए हैं वेस्टर्न थॉट से। वेस्टर्न थॉट खराब नहीं है, वेस्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम जो सालों सदियों तक नहीं कर सकेंगे ऐसा काम वेस्ट में हो रहा है, लेकिन उस काम की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। जो यूजलेस वर्क है वो हमारे सामने मीडिया के माध्यम से आता है, जो अच्छा काम है वो हम नहीं जानते हैं। जो संशोधन हो रहा है, रिसर्च हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसकी बात हम कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आती नहीं है। न्यूज़पेपर में तो सुपरफ्लुअस जो बातें होती है वो सब आती है, इसलिए और हम वो अट्रैक्टिव होती है, और हम सैकड़ों वर्षों से अभावग्रस्त जिए हैं, और अचानक 92 से थैंक्स टू मनमोहन सिंह मूडीवाद आ गया, उदारीकरण आ गया, वैश्वीकरण आ गया, इससे एक नया मिडिल क्लास खड़ा हुआ और पैसे आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, इतना बड़ा पैसा आ गया है जिसके पास है। मजा की बात यह है कि एक्चुअली मनी एक 10% लोगों के पास ही है, 90% तो 90% की आवक 20,000 है, लेकिन जो अंबानी है ना उसकी 2 करोड़ है, प्रॉब्लम वो है। और अभावग्रस्त लोग अंबानी की तरफ देखते हैं, गांधी की तरफ नहीं देखते हैं, इसलिए अंबानी कैसे बनना वो हमारा प्रॉब्लम है, और वो तो हम कभी बनेंगे नहीं, और फिर भी उसकी नकल करनी है, यहाँ से प्रॉब्लम है। कंपैरेटिव लाइफ की जो प्रॉब्लम, नेबर्स एंड ऑनर्स प्राइड जो टीवी में कहते हैं, वो प्रॉब्लम है। इससे बिन जरूरी बातों हम खरीद लेते हैं। मैं इन दोनों के पास दुबई गया था, वो नहीं गया था, मैं नहीं गया था, पर वो घसीट गया, मुझे घसीट गया, और उसने बड़े से बड़े मॉल में ले गया, भयंकर बड़ा था, और उसने कहा इसमें से कुछ खरीदो। मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, क्या खरीदूं, देखने का मजा आता है। मैंने कुछ नहीं खरीदा, तो इसने कहा कि मेरी वीकनेस बुक है, तो ये स्कूल टोटल है ऐसा, एक रूम बुक्स का था, बराबर, ऐसा इतना बड़ा रूम, इसमें से एक बुक खरीदो। मैंने कहा हाँ चलो, ये प्रॉब्लम, ये बात सच है, बुक्स खरीद दो। चीपेस्ट बुक मैंने खरीदी, चीपेस्ट 60 दिरहम ने 60 दिरहम, 1 दिरहम बराबर 12 रुपया, यानी 60 दिरहम 700 रुपीज। इतनी छोटी सी बुक मैंने रख दी। क्यों रख दी? मैंने कहा बॉम्बे में फोर्ट पर ये बुक 10 रुपये में मिलती है। फोर्ट में अगर जाओ आप, क्या बॉम्बे सेंट्रल के पास, तो फुटपाथ पर बुक्स पड़ी है 10 रुपीज ईच। मेट्रो के पास अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मेट्रो थिएटर के पास सेकंड हैंड बुक स्टोर है 2 माल का। ये बुक 50-70 रुपये में मिल जाएगी, मैं बॉम्बे से खरीद लूंगा। नहीं जी, कंपैरिजन था। तो ये पर्सनल अवेयरनेस का प्रॉब्लम मुद्दा है। पर्सनल अवेयरनेस आ जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन एज अ टीचर हर एक मुद्दे में हर रोज बच्चों के सामने एक
कोई भी बहाना खोज कर ये मुद्दा को चर्चना चाहिए और कैसे कैसे सॉल्यूशन पॉइंट से ये मुद्दा चर्चना चाहिए तो संभव है क्रमशः बच्चों के मन में अवेयरनेस आएगी। बच्चे समझ लो द स्टूडेंट्स आर सिक, भेड़ है बच्चे, जो भी कहेंगे वो करेंगे। आज के बच्चे भी भेड़ है। आज के बच्चे कितना भी मॉडर्न हो, आज भी उनके लिए फादर मदर एंड टीचर आर गॉड। मेरा अनुभव है, मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये गॉड नहीं है, गॉड को खुद को गॉड नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम वो है, वो उनको ऑर्डिनरी मानते हैं, इसलिए ऑर्डिनरी सलाह देते हैं, ऑर्डिनरी टीचिंग करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए बच्चों को ऑर्डिनरी सूचनाएं मिलती है और हमारी 90% सूचना परंपरागत होती है, इसमें कोई थिंकिंग नहीं होता है, आगे से चली आती है, कोई थिंकिंग होती है। अभी भी हम कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फलाना बनो, वो आउट ऑफ डेट बात हो गई है सब। आपको मैं एक बुक का नाम देता हूँ, आप पढ़िए एजुकेशन सिस्टम कहाँ पहुंची है। बुक का नाम है फ्लूइड, FLUID। आशीष अग्रवाल कदाच उसका लेखक है। उन्होंने लिखा है कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अब होगा वो है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका जॉब मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया है, अभी बेस्ट जॉब कौन से है, बेस्ट पीपल कौन है, दे आर कॉल्ड सुपर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर्स है, MBS है, वगैरह वगैरह। दे आर सुपर स्पेशलिस्ट मीन हर रोज लाख रुपया कमाते हैं, डेली दे गेट लाख रुपीज। ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया है कि 2035 में AI के निमित्त से 45% सुपर स्पेशलिस्ट विल बी जॉबलेस। सुपर स्पेशलिस्ट, छगन मगन फोगट की बात मैं नहीं करता हूँ, मणिबेन की बात नहीं करता हूँ। 45% सुपर स्पेशलिस्ट विल बी जॉबलेस। तो दूसरों का क्या होगा? कालिया तेरा क्या होगा? तो मैं कहते हैं ना ऐसा। तो बच्चों को अब ये सिखाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे फ्लूइड पर्सनालिटी डेवलप करेंगे उसको जॉब मिलेगा। एंड व्हाट इज फ्लूइड पर्सनालिटी? तो कि एक बच्चों को 8-10 सीखना पड़ेगा। और उसने एक उदाहरण दिया जो 300 वर्ष पहले का है। उन्होंने कहा कि 300 वर्ष पहले एक भाई था यूरोप में, वो नदियों पर ब्रिज अच्छा बनाता था, बहुत अच्छा। ही वॉज द फर्स्ट मैन कि जो नदियों पर ब्रिज बनाता था। वर्षों तक यूरोप और इजिप्ट के राजा भी उसके पास ब्रिज बनाते थे। 5-10 वर्ष काम करके उन्होंने वो काम छोड़ दिया, ब्रिज का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बाद में उसने मेटलर्जी पर काम शुरू किया। मेटलर्जी, धातुविद्या। कुछ वर्ष मेटलर्जी पर इतना अच्छा काम किया कि वो प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्ष बाद उसने मेटलर्जी छोड़ दिया और मेडिसिन पर काम शुरू किया, एनाटॉमी पर। और उन्होंने शरीर में से चीर फाड़ कर एनाटॉमी के चित्र बनाए। 300 वर्ष के बाद आज भी MBBS में उस व्यक्ति के एनाटॉमी के चित्र दिखाए जाते हैं। ऐसा वो व्यक्ति था। लेकिन हम इन किसी कारण से इस व्यक्ति को पहचानते नहीं है। उसका नाम है लियोनार्डो दा विंसी। हम तो उसको चित्रकार के माध्यम से, मोनालिसा के माध्यम से देखते हैं। लेकिन वो इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन वाला था, मेडिसिन का मैन था, सब था। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड पर्सनालिटी। आशीष अग्रवाल कहते हैं कि अगर एक जॉब जाएगा तो दूसरा जॉब लेगा, तीसरा जॉब लेगा, चौथा जॉब। कौन? जो फ्लूइड पर्सनालिटी वाला होगा। और मैंने जब ये बुक पढ़ी और दूसरे को कहने को शुरू किया कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, इस समय में ये वीरेन का बेटा मेरे पास आया, वो अमेरिका में पढ़ा है।
AI में ही पढ़ा है। मैंने उसको कहा कि भाई ये बुक पढ़, बहुत अच्छी है। उसने कहा साहब ये बुक आउट ऑफ डेट है, पुरानी हो गई बुक। उसका दूसरा भाग आ गया जिसका नाम है रेंज, और उसने मुझे ये बुक दी कि ये बुक आपके लिए ले आओ। 1 वर्ष में बुक भी आउट ऑफ डेट हो गई, थॉट भी आउट ऑफ डेट गया। अभी तो कहाँ पहुंचा है एजुकेशन मैं नहीं जानता हूँ। और हम नई शिक्षण की बात करके जिसमें कुछ दम नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल की बात करनी चाहिए। इसमें ये जो मुद्दा है, ये हर रोज के डे टू डे लिविंग में कैसे रिड्यूस कर सके, कैसे रिसाइकल कर सके, कैसे रीयूज कर सके, वो हमें प्रैक्टिकल पॉइंट से सिखाना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं पहले का मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ थियोरेटिकल मैं कह चुका। ये जो वीरेंद्र मेरे साथ आया है वो कंप्यूटर का जॉब करता है, और ये तीनों बात का एक्सपेरिमेंट अभी वो कर रहा है। इसलिए मैं खो देता हूँ कि वो आपको समझाए, और उसको आप प्रश्न पूछना, उसका जो जवाब होगा वो हाईली प्रैक्टिकल होगा। थैंक यू। नमस्ते सबको। मेरा बोलने का काम नहीं है, सर ने खड़ा कर दिया। और सबसे पहले तो मेरे टीचर है, तो उनके सामने तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी आज थोड़ी बात करते हैं, सर ने बोला है तो। सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स है ना, वो सबसे ज्यादा आप सब लोग जीते हैं घर पे। कोई भी चीज में रिड्यूस, हम शायद 4 घर पे खाने वाले रहते हैं और एक मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं, उसी में से कुछ आगे पीछे कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन 5 लोग खाना खा लेंगे। ठीक है, तो वो आपने क्या किया? ठीक है। और घर पे सब चीज अब मैक्सिमम पूरे इंडिया के कल्चर के अंदर रीयूज का कल्चर है। कौन सी चीज आप ऐसे ही फेंक देते हैं? ऐसी कोई भी चीज है कि जो फेंक देंगे? वो तो मैं नहीं बोल सकता, वरना घर जाके मेरे को डांट पड़ेगी। हम छोटे में छोटी चीज होगी ना, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया भी जिसका खड़ा हो सकता है उसको फेंकेंगे नहीं। और जो घर के अंदर ही काम आने वाली चीज है, छोटी छोटी बहुत सारी छोटी चीजें रहती है। जैसे मुझे पता है मेरी मम्मी करती थी सब, तो आप सब लोग भी वही करते होंगे। और हमारा इंडिया का कल्चर है पूरा कि रीयूज करना, कि एक में से दूसरा बनाना। दोपहर के बाद अगर ज्यादा हो गए तो शाम को कुछ अलग बनाएंगे। हमें लगेगा कि मुझे पता नहीं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है ये तो दोपहर के बाद थे। तो आपके पास वो टैलेंट है। तो ये जो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है, वो अपने को सिखाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो हमारा कल्चर है, हमें पता ही है, हम सब करते ही है। रिसाइकल तो वो पहले पता है मेरे को कि कुछ वो अपने बड़े बड़े साड़ी या चादर या कपड़ा पड़ा था तो उसमें से कुछ बनाते थे, फिर वो कहीं और यूज करते थे। फिर बड़ा टुवाल रहता है तो छोटा टुवाल बना देते हैं, फिर वो किचन में यूज करते हैं। तो वो सब, तो ये छोटे लेवल पे है। आज उनको थोड़ा बड़े लेवल पे भी सोच सकते हैं आप, कि कुछ भी कर सकते हो। आप तो टीचर हो, तो जैसे आप बच्चों को कुछ सिखाते हो तो ये सब भी आप सिखा सकते हैं। उसके आगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सर जैसा तो मुझे नहीं पता है बोलने का और आएगा नहीं वो सब्जेक्ट। मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कोई भी चीज अगर अभी एज ऑफ टुडे हम रिड्यूस करते हैं तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कि कितने लोग रिड्यूस कर पाएंगे। तो अगर आप आपके स्टूडेंट्स को या आप खुद
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी चीज पकड़ लेंगे तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। एक सिंपल है, अपना जो ड्रेस है, साड़ी और ड्रेस, अगर आपको एक भरूच में कोई अच्छी दुकान है साड़ी की या ड्रेस की कि भाई पुराने ड्रेस लेके जाओ, नए ड्रेस लेके जाओ, पुराने ड्रेस का पैसा बात कर देंगे तो हम कितने लोग चले जाएंगे? ठीक है, तो उनको तो 25, 50, 100 रुपए में पुराना ड्रेस मिल गया। अभी वो सब जगह से इकट्ठे करके फिर उनको आप कोई डिजाइनिंग वाले बिठा ले स्टूडेंट्स और डिजाइनर ड्रेस बना के बेच दो तो बहुत चीप प्राइस में पड़ेगा। अगर पुरानी साड़ी ले लो, कितनी साड़ी मिल जाएगी आपको? बहुत सारी, लॉट्स ऑफ। ऐसे स्टार्टअप ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, तो बहुत सारी चीजें। तो कोई भी चीज है आप रिड्यूस करना, वो सबसे फर्स्ट है, अपना टारगेट है, एम है। लेकिन अगर नहीं होता है तो रीयूज कर सकते हैं, और यूज में मार्केट बहुत बड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप एडवाइस भी दे सकते हैं, अगर कोई करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप सपोर्ट भी दे सकते हैं। और मेरा पर्टिकुलर काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में है कि हम कंप्यूटर्स जो रहते हैं बड़ी कंपनी, उससे बैंक, एमएनसीज, वहां से कंप्यूटर उसके जो अपग्रेड करते रहते हैं वो लोग, वो हम परचेज करते हैं उनके पास से। फिर उनको हम रिफर्बिशमेंट प्रोसेस करते हैं पूरी, कि चेकिंग करना, टेस्टिंग करना, उनको रिफर्बिशमेंट प्रोसेस करना और 100% ओके बनाना, और उनको फिर रीसेल करते हैं। रीसेल में कौन लेते? हमें लगता है ये खराब हुआ है, रिपेयर हुआ है, ऐसा नहीं होता है, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस से होता है। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी अभी आ गई है रिफर्बिशमेंट में, तो वो कंपनी ही लेती है, क्यों? कंपनी को वो एकदम चीप, अच्छे प्राइस में मिलते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बच जाता है, 60% जितना उसको बेनिफिट होता है। तो कंपनी वगैरह ले लेती है। आपको पता होगा शायद, यहाँ ठंडी का मुझे पता नहीं है, लेकिन ठंडी की सीजन में बहुत सारे कपड़े वाले और स्वेटर जैकेट लगाने वाले आ जाते हैं। तो क्या होते हैं? वो यही होते हैं। तो जो रिसाइकल है उनका मार्केट हर जगह है। हमारा ब्राउन पेपर है, वो क्या है? रिसाइकल। हम रोज पेपर जो सुबह पढ़ते हैं, वो पेपर के जो कागज है वो रिसाइकल कागज है। तो रिसाइकल का बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज में। लेकिन आप कोई भी एक चीज पकड़ लो और वो चीज के अंदर रिसाइकलिंग प्रोसेस कितनी इम्पैक्टफुल है, इफेक्टिव है, वो आप चेक करो और उसको बिजनेस के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी बिजनेस आइडिया आप सोच सकते हैं। अभी ज्यादा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए पर्टिकुलरली तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ई वेस्ट के ऊपर किसी को क्वेश्चन? जी सर, जैसे क्रोमा में जाते हैं हम लोग जी, स्कूल में, तो वो जी। लोग कहते हैं कि हम ई वेस्ट देते हैं, हाँ, तो वो मतलब आप कैसे उसको मतलब जो भी रिफर्बिश हो रहे हैं, जो भी कैसे उसको रिसाइकिल करते हैं, कुछ ऐसा? अच्छा, वो सिर्फ एक उसकी CSR प्रोसेस रहती है, जो हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनकी तहत वो लोग आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। उनका कोई ज्यादा वो नहीं रहता है, वो लोग हमारे जैसे लोगों को इकट्ठा करके ऑफर कर देते हैं कि अब लेके जाओ। लेकिन पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल जो आते हैं ना, वो ठीक है ले लिया, लेकिन बड़ा BPO है, KPO है, कि जहाँ एक साथ 1000, 2000, 5000 लोग काम करते हैं, बड़ी कंपनी है, उनका क्या रहता है कि उनकी एक सिस्टम रहती है, पॉलिसी रहती है कि 1 साल या 2 साल के बाद हमारा अपग्रेड करना है सिस्टम, या सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, या उसकी IT प्रोसेस अपग्रेड करनी है, प्रोडक्ट। तो वो लोग 1-2 साल के अंदर उनका कंप्यूटर या लैपटॉप या हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं। तो वो 1000-2000 कंप्यूटर का क्या करेंगे वो लोग?
तो वो निकालते हैं, तो लिक्विडेशन करते हैं, तो फिर वो हम लेते हैं। कभी कोई कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट किया कि 100 ब्रांचेस बनानी है, अभी 100 ब्रांच तो खोल दी लेकिन 80 सक्सेसफुली उसकी रन हुई, तो क्या करेंगे? तो वो 20 ब्रांच का एक्सेस मटेरियल रहेगा। कभी क्या होता है कि हम डिस्प्ले पीस देखते हैं, हर एक जगह जाते हैं, फिर हम परचेस करते हैं, नहीं ये पीस तो नहीं चाहिए, हम तो पैक पीस दे दो, तो डिस्प्ले पीस जो निकलता है वो है। कभी क्या होता है कि कंपनी ने एक मॉडल का 1 लाख पीस मैन्युफैक्चर कर दिया, मार्केट में तो आ गया, 80,000 90,000 बिक गए, फिर नया प्रोडक्ट आ गया, तो जो पुराने 5-10 हजार पड़े रहे उसका क्या होगा? तो ऐसे सब मिला के वो उसको रिफर्ब बोलते हैं, तो अलग चैनल से मार्केट में आता है। तो हमारा पर्टिकुलरली वो काम है, लेकिन वो भी होता है बायबैक करना या बायबैक में किसी को देना, हाँ, तो वो सब रिफर्ब, लाइक ऑल्टरनेट मार्केट बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी बेस्ड। थैंक यू। दोस्तों, हारिस भाई के लिए आपके जो क्वेश्चन है प्लीज बताइए। हारिस भाई भी बता रहे थे कि इस नवरात्रि में अगर हमारा पूरा स्टाफ एक भी नई चनिया चोली नहीं खरीदेंगे तो अपने आप वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कर सकते हैं, जो हम वाली बात की जगह मैं वाली बात आएगा तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं आता। सर, हम फ्लूइड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, हाँ, पर हम अपने अंदर कैसे लाएं? बच्चों के अंदर तो बाद में लेके आएंगे, हमें कितनी सारी चीज़ें आती हैं, हम कहाँ से सीखे बहुत सारी चीज़ें कि ये भी आता हो वो भी आता हो, और साथ में घर संभालना। थोड़े मल्टी टैलेंटेड तो है, पर बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड नहीं है हम लोग। मान लो कि मैं आपको ये प्रश्न पूछूं तो क्या जवाब होगा? कि सीखना तो चाहिए, हमें पता है, मन भी होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, मन होता है बहुत टाइम, चलो आज कुछ नेट की कोचिंग लूँ, ये करूँ, थोड़ा कुछ और सीखती हूँ, पर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं होता है? फैमिली प्रेशर बहुत होता है सर। क्या होता है? फैमिली मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत होती है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है या बहुत ले लेते हैं? नहीं, वो बच्चा है, उसको मतलब वो नहीं देख पाते सर। हाँ, आप ऐसा मानते हैं कि मेरे बिना बच्चा नहीं जी सकेगा, मानते हैं सर। इसलिए बहुत ध्यान दे देते हैं, पैम्परिंग करते हैं आप। नहीं, पैम्परिंग तो नहीं करते, पर जो बच्चों को 2 ही ट्रेनिंग देनी है, वो तो लेनी। स्वावलंबन और स्वतंत्रता, वो हम नहीं देते हैं। टाइम हमारे पास बहुत है, मैनेजमेंट नहीं है, बहुत टाइम है। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसमें लिखा है कि अगर किसी को भी काम सौंपना हो तो बिजिएस्ट लोग को सौंपना, आलसू को मत सौंपना, बिकॉज ही इज अ टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैंने कहा अवेयरनेस नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, अवेयरनेस और विल पावर का अभाव। आप जो कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? एक हमारी जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, वो चलता है कि सिस्टम है, चलता है, चाल से, भाव से, गम से, ये डोगरे महाराज बोलते थे हमारे, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी, मैं मानता हूँ इजराइल में तो वो है ही, पर मैं मानता हूँ हर एक बच्चे को 2 वर्ष हॉस्टल में जाना चाहिए और 2 वर्ष लश्कर में जाना चाहिए, तो ट्रेनिंग क्या है वो मालूम पड़ जाएगी। हॉस्टल में भी मैं रहा हूँ, और 1962 में चाइना का वॉर हुआ था, तो हम जो कॉलेज में पढ़ते सबको एनसीसी में दाखिल कर दिया था, तो रोज 5-5 माइल दौड़ाते थे। तब मालूम हुआ कि ट्रेनिंग क्या है। एक दिन हमने कहा साहब ठंड बहुत पड़ती है, बहुत ठंड है, जाओ 4 माइल दौड़ कर आओ। दूसरे दिन ठंड नहीं पड़ी, पड़ती थी, बोल नहीं सकते। वी डोंट बिलीव इन ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग में मानते नहीं है, हम जलसा करते हैं, खाओ पियो मजा करो, भगवान की मर्जी। ये भगवान बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। पुष्पा को जब प्रॉब्लम होता है पापा को देखती है 10 बजे,
सोने टप पर। भगवान भी हमारा एक पात्र है। अवेयरनेस के सिवा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड भी आपको करना है, करना भी आपको है, तो क्या प्रॉब्लम है? साथ को तो पूछना नहीं है, इसके लिए पूछना है नहीं, मुझे करना है, मेरे लिए लाइफ में करना है। जाते हैं ना सर, तो विल पावर भी होती है, हम सोचते हैं कि ये करेंगे, पर मैनेज नहीं हो पाता कई बार। ये पर प्रॉब्लम है, पर शब्द है ना, वही प्रॉब्लम है। पर शब्द प्रॉब्लम है। इट इज द बिगेस्ट थॉट, वो कह सकते हो। कल से डिसाइड करिए, हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हरीश भाई ने जितनी किताबें लिखी हैं उसकी डबल सेंचुरी हो गई है। हरीश भाई हर एक किताब की एक कॉपी हमें भेजते हैं और उनकी एक किताब आए उनको हम लाइब्रेरी में भेजे, एक थैंक्स का छोटा सा लेटर भेजते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए, और वो उनके पास पहुंचे तब दूसरी किताब आ जाती है। इस तरह से हरीश भाई किताबें लिखते हैं। उनकी सेकंड बुक अंगद नो पग, उसका अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है। अच्छी बात है, हरीश भाई की किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है। और एक किताब उनकी सेकंड किताब थी, करीबन 15 साल हो गए हरीश भाई, उससे ज्यादा हुए होंगे, 20 साल। और आज 20 साल में 200 किताब उन्होंने लिखी है, और एक साथ 7 किताबें और आ रही है, पाइपलाइन में चलती रहती है उनकी किताबें। थोड़ा आज परिचय में हम ये सब बातें नहीं बता रहे। मैं उनको एक सवाल पूछ रहा था, हरीश भाई इतने सारे टॉपिक कैसे लाते हो? वो बताते हैं और रियल में वो होगा ही होगा। मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे कोई लिखवा रहा है। आई थिंक ये बात हम में भी आ सकती है कि हम जब पेन पकड़ते हैं तो अपने आप लिखना चालू हो जाता है। तो लोचन की क्वेश्चन का ऐसा आंसर है, शुरू करो, कोई ऊपर वाली शक्ति आपको उसमें जरूर हेल्प करेगी। ये लोचन की बात नहीं है, ये सबकी बात है। करने के लिए एक हौसला चाहिए। बाद में रात 2-4 घंटा कम सोए, 2 घंटा कम सोए, बट हो सकता है और जरूरी है। ये सभी चीजें हमें नहीं पता थी, इम्प्लीमेंट करने में हम झिझक रहे कि यार छोड़ो यार, ये सब मैं क्यों करूं। दूसरों को हमेशा आज बोला, उस दिन बोला, सब बोलकर निकल गए, बट बच्चों तक पहुंचा। आज हमारे ये 2-3 सेशन हम इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। हम ये चीज पर आएंगे तो ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। सो अनदर क्वेश्चन, अग्रवाल मैम। रिसाइकलिंग का डेंजरस यूज भी हो सकता है। आपको मालूम नहीं है, आप आइसक्रीम जो खाते हैं इसमें क्या होता है? मैं जामनगर में दिग्विजय मिल देखने गया था, तो वहाँ तो जो कपड़े होते हैं उसको काट काट कर ऐसे ऐसे छोटे होते हुए वो सब कचरा वाड़ीलाल वाला ले जाता है और इसको रिसाइकल करके आइसक्रीम बनाता है। यस, वी डोंट नो। हम जो भी खाते हैं वो आइसक्रीम में डामर भी होता है। अभी मैंने खा कर आया हूँ, लेकिन ये रिसाइकलिंग किस किस से चीज से होता है वो मालूम नहीं है। आधी दवा जहर में से बनती है, कोबरा के जहर में, वो रिसाइकलिंग है। सिर्फ देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिसाइकल होना चाहिए। गीता में एक वाक्य है, यह पश्यति सह पश्यति, जो देखना जानता है वो ही देख सकता है। दिस इज द आंसर। हाँ, बहुत खड़ा हुआ। जैसे कि हमारी 2 वेस्टर्न कल्चर, मतलब उसमें ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, कार की सेल बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। और हमारा इंडियन कंसेप्ट है कि हम रिड्यूस करें। तो कंज्यूमरिज्म को हम बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी सरकार तो हमें परोस के दे रही है बढ़ा के। तो क्या सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? यही है सर
कि एक आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लो, इट विल नॉट हैव अ लॉन्जेविटी ऑफ मोर देन 5 years. उसके बाद 5 years? Only 1 हाँ, year. वही ना, because मैन्युफैक्चरिंग में जो Use and throw. बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है. आज हम किसी को सम्मान करना चाहते हैं। जो आईफोन 16 में नया खरीदा है, कौन है इसमें कोई? उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। आईफोन 16 किसी ने खरीदा भी नहीं। अग्रवाल में उसका आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ऊपर वाले नहीं सोचते। चाइना डंपिंग पर डंपिंग करती रहती है, तो नया लाने का मन भी होगा। जेब में पैसे तो है, प्रॉब्लम उनका है बेचारे का। फाइनेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, बैंक्स बैठे हुए हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करो और परचेज करो, और विशियस सर्कल पूरा क्यों विशियस सर्कल होता है? क्यों का जवाब सोचिए। हाँ, हमें शब्द में एक ही प्रश्न पूछिए, व्हाई। सबका एक जवाब है, हमको कभी भी सोचना नहीं सिखाते। हाउ टू थिंक वो सिखाते ही नहीं है। ये सब थॉटलेस वर्क है। हाउ टू थिंक सिखाना, गुजराती में या संस्कृत में एक शब्द है विवेक। विवेक सिखाना है, पर कौन सिखाएगा? मैं ही नहीं हूं विवेक, तो कौन किसको सिखाएगा? देखो, समाज कभी भी नहीं सुधरेगा। ये निराशावादी वाक्य है, लेकिन रियलिस्टिक वाक्य है। विवेकानंद का एक सेंटेंस है कि समाज कुत्ते की पूंछ की तरह है, कितनी भी सिद्धि करो वापस वो ऐसे ही हो जाएगी। समाज नहीं सुधरेगा, मैं सुधर सकता हूँ, और अगर 1000 मैं हो जाएंगे तो समाज हो जाएगा। वी स्टार्ट विथ समाज, इंस्टेड वी शुड स्टार्ट विथ आई। आई ही इसका जवाब है, जिसका गांधी जी को किसी ने नहीं कहा था कि आप महात्मा बनिए, फिर वो बने। आज भी ऐसे लोग हैं जो आराम से बिना पैसे जी सकते हैं, बिना पैसे जीते हैं, आराम से पुष्कल काम करते हैं। ऐसे मैं 50 दाखला दे सकता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? डोंट स्टार्ट विथ हम, स्टार्ट विथ आई। ये मैं मानता हूँ अल्टीमेट आंसर है। हाँ, इसका काम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण का सवाल है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। पर हम समाज को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम प्रचार कर सकते हैं, विचार का प्रचार, वो हमारा काम है। इसमें हमारा एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो और अच्छा काम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर मान लो, कोई कल्चर नहीं है, कंज्यूमर कल्चर है। नाइदर वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्ट वाले तो ये सोच रहे हैं, ये 3 शब्द वेस्ट ने दिया है, हमने नहीं दिया है। वेस्ट तो हम कहता है कि ऐसा करो, हम हमारी बातें करते हैं। ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न का कोई कल्चर बल्चर नहीं है हमारा। हमारा साधु बाबा तो करोड़ों रुपया खर्चते हैं। महाराज फिल्म देखी होगी आपने, कैसी फिल्म है? खतरनाक फिल्म है। नहीं, वेस्टर्न ईस्टर्न छोड़ दो, ऐसा वर्ल्ड को बनाना है, इसका प्रचार हम करेंगे। क्या परिणाम होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यस, मैं प्रचार कर सकता हूँ, तो कुछ लोग सुधरेंगे। एक व्यक्ति भी सुधरी तो आपका रिजल्ट 100%। बस इतना ध्यान रखना, कलयुग में एक भी व्यक्ति सुधरती है तो आपने 100% काम किया है, मान लेना। स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। ये हम सुधरे, और हो सकता है कि हमें फॉलो करके हमारे बच्चे 1% सुधरे तो बहुत होगा। और कुछ नहीं तो एक चौक का टुकड़ा है, वो उठाकर फिर से लिखने की कोशिश करो, जब तक उंगली न घिस जाए। कर पाएंगे ऐसा? थैंक यू ऑल। एक प्रतिज्ञा हम दी है कि 3 वर्ष तक हम एक भी नया ड्रेस नहीं लेंगे। इतना कीजिए, 3 वर्ष तक। देखो,
कौन आत्महत्या करेगा? सर 3 साल नहीं चलते हैं। हैं? 3 साल नहीं चलते 3 साल हैं। नहीं आपके पास वैसे भी 20-30 जोड़ तो है। चलो चलेंगे। मेरी एक गरीब विद्यार्थी को मैंने कहा हाँ। कि तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है तो मैं दूं आपको, तो तुमको एक आध ड्रेस दे दूं। तो कहना अभी तो है, मेरे को 2-3 है, तो कहना 15 है, मेरे को तो मुझे दे देना। एक प्रतिज्ञा लो बस, 2 महीने तक नो लॉज नो रेस्टोरेंट, 3 वर्ष तक नो न्यू ड्रेस, हाँ, और नो न्यू मोबाइल। मोबाइल तो नहीं चलेगा पर न्यू मोबाइल, बस 3 वर्ष बाद हम मिलेंगे, बराबर? आप सब रिड्यूस हो जाएंगे। Respected Nalapia sir, Shah sir, Kata sir, all the sectional heads, Viren sir, Jina ma'am, it's a great pleasure listening to you sir always. Is बार भी it is no exception, and as you all know कि सर ने जो बताया है उपनिषद, वेदांत फिलॉसफी, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, सो रिड्यूस कर देंगे तो शायद सर से हमने जो सुना, रिड्यूस इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। रिड्यूस करेंगे तो रीयूज ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो, और रीयूज करेंगे तो रिसाइकलिंग कितना सारा कर सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट आल्सो। सो हमारे रिक्वायरमेंट्स हम कम करें, शायद थोड़ा लुकिंग टुवर्ड्स आवर इनर सेल्फ रादर दैन लुकिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। जो इनर कॉन्शियस है वो हमें ठहराव दे देगी। सर आपकी बातों में से वी आर रियली एनरिच्ड एंड वी विल रियली टेक अ न्यू स्टार्ट नाउ और नेवर। सो लेट अस टेक द प्रॉमिस कि एक मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ हम कैसे कर सकते हैं। शायद वी कैन ऑल बी टुगेदर एंड डू दैट। थैंक यू वेरी मच सर, and keep coming again and keep enriching us with your valuable thoughts and your insights, and hopefully you keep writing and making us rich, and stay well. Prayers to Almighty that आप जैसे लोगों को हमें सुनने को मिले, and really honored and really blessed sir. Thank you very much.